हेलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अभी संचयन का पाठ सपनों कैसे दिन का पार्ट 2। तो पार्ट 2 यहाँ उससे पहले थोड़ी सी कहानी कि किस तरह से लेखक का मन जो था वो पढ़ाई में लगने लगा और किस तरह से हमारे जब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ भारतीयों की किस तरह से भर्ती किया करते थे, उनको क्या क्या लालच देते थे। तो उस लालच से संबंधित गीत था भर्ती हो जा रे रंगरूट, हो जा रे रंगरूट कि यहाँ पर इस सेना में भर्ती हो जा और इस सेना में भर्ती होने से क्या मिलेगा तुझको, नए तेरे फटे पुराने जूतों की जगह तुझको नए नए जूते मिलेंगे, फटे पुराने कपड़ों की जगह तुझको नए नए कपड़े मिलेंगे। तो इन्हीं सब बातों से वो क्या करते थे, यहाँ के नौजवानों को आकर्षित करने का प्रयास करते थे और अंग्रेज़ों की सेना में जो दूसरे देशों से उनका जो युद्ध था अंग्रेज़ों का, उनसे लड़ने के लिए तैयार करते थे। तो इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। तो वो कह रहे हैं कभी कभी हमें भी ये महसूस होता था कि हम भी क्या हैं, फौजी जवानों से कम नहीं हैं। किस रूप में, जब हम स्काउट की ट्रेनिंग लिया करते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता है कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उनका ठीकना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर कैसा था, दुबला पतला था लेकिन गठीला था। मतलब जिसको कहते हैं कि जो एक्सरसाइज करने से बनता है। माता के दागों से भरा चेहरा, माता के दाग जो चेचक वगैरह होती है उसको माता बोलते हैं ना, उसके दागों से भरा हुआ चेहरा और बाज सी तेज आँखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। मतलब उनके शरीर से लेकर उनके रूप रंग से लेकर उनकी वर्दी तक सभी कुछ डराने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियाँ लगी रहती, उनके बूटों के नीचे भी जो कीलें टाइप की होती है ना, वो खुरियाँ लगी रहती जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियाँ और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। कि इतने भारी भारी जूते पहन के बाद भी उनके जो टखने हैं ना, उनकी घुटनों में कहीं पर मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफ़रत भी करते थे। डरते तो थे लेकिन हम उनसे नफ़रत भी करते थे। हम उनसे मतलब जो है उनको हम प्यार नहीं कर पाते थे। तो उनकी पीटने की वजह से वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर क्या था, डर के साथ साथ हम उनसे नफ़रत भी करते थे। तो क्या हुआ कि कारण क्या था, उसका मारपीट था। नफ़रत करने का क्या कारण था, मारपीट करना। वो बच्चों को मारते पीटते कुछ ज़्यादा ही थे। तो हम सभी को वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे। फ़ारसी, उर्दू फ़ारसी जो होती है वो मतलब हमको पढ़ाने लगे थे। वो भी कौन सी क्लास में, 4th क्लास में। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था। वो कह रहे हैं उर्दू तो हमने सीख ली थी, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेज़ी से भी मुश्किल थी। लेकिन फ़ारसी जो थी वो अंग्रेज़ी से भी मुश्किल लगती थी। अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी ना हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा। जैसे संस्कृत में हम शब्द रूप याद करते हैं ना, वैसे ही फ़ारसी में शब्द रूप कह रहे हैं याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवानी सुनेंगे। और क्या आदेश दिया कि उसमें क्लास में इसी पीरियड में और हम क्या करेंगे, उसको आपको ओरल सुनेंगे। जवानी सुनेंगे तो ओरल सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक, या तो आधी या फिर उससे थोड़ा कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा।
तो एक भी लड़का ना सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरवंश की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी जो थे, शर्मा जी कौन? हेडमास्टर साहब। तो समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कौन थे? कपलाश से मिलने गए थे। वो स्कूल की जो पूरब की ओर जो बने सरकारी अस्पताल था उसमें डॉक्टर साहब से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले गए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। जो कुछ उन्होंने देखा कि 4th क्लास के बच्चों को किस तरह से सज़ा दी जा रही है, उसको देख कर के वो सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। शायद ये पहली बार थी कि वह पीटी सर की उस बर्बरता को वो सहन नहीं कर पाए और बहुत उत्तेजित हो गए। व्हाट आर यू डूइंग? इज़ इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास? मतलब ये कौन सा तरीका है? 4th क्लास के बच्चों को क्या इस तरह से पनिशमेंट दी जाती है? स्टॉप इट एट वंस। इसको इसी समय बंद करो। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। करें हमको तब को अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि ये जो अंग्रेजी जो सब्जेक्ट था ये 5th क्लास से शुरू किया जाता था। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं? क्या 4थी श्रेणी को सज़ा देने का ये ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतमचंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने इन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। तब उस समय क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था तो वहाँ उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया, उन्होंने उनको निलंबित कर दिया। निलंबित करके उस आदेश की कॉपी ऊपर भेज दी और वहाँ से वो पास हो के जब आएगी तभी तो उनको नौकरी से निकाल सकते थे। तो वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। उस स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं उनके जो एक डायरेक्टर थे उनका नाम था हरजी लाल। तो उनसे जब तक मंजूरी नहीं आ जाती तब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। तो ऐसे आदेश की मंजूरी वहाँ से लेनी आवश्यक थी। इसलिए उन्होंने प्रीतमचंद के बारे में क्या किया, उस जो उन्होंने उनको मुअत्तल किया था, जो निलंबित किया था, वो उस आदेश की कॉपी उन्होंने वहाँ भेज दी थी। अब क्या हुआ कि उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कह रहे हैं कि हमको ये पता था कि प्रीतमचंद के साथ क्या हुआ है। तो उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रेमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, जब तक वो वहाँ से बहाल नहीं हो जाते, मतलब जब तक वापस वो उनको नौकरी पर नहीं मतलब वापस करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। कहता हमें ये पता था कि वो तभी वापस आएंगे स्कूल में जब तक कि ऊपर से वाले उनको नहीं भेजेंगे। तब भी वो कह रहे हैं कि इतना डर बैठ गया था कि जैसे ही वो घंटी बजती थी, उस पीरियड की घंटी बजती थी, उस सब्जेक्ट की घंटी बजती थी, तो हमारी जो छाती थी वो धक धक करती और ऐसे लगता जैसे अभी फट जाएगी। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। और जब जो फारसी की क्लास थी या तो शर्मा जी, हेडमास्टर शर्मा जी लेते थे या दूसरे मास्टर थे उनका जो थे नौहरिया जी,
नौहरिया राम जी थे, अगर वो जब तक क्लास में नहीं आ जाते थे पढ़ाने के लिए, तब तक करें हमारे चेहरे मुरझाए रहते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। फिर कई हफ्ते बीत गए, जो पीटी मास्टर थे वो स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। जो उन्होंने एक किराए पे कमरा ले रखा था, वो वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी, उन्हें अपने निलंबन होने की क्या था, जरा सी भी, रत्ती भर भी मतलब जरा सी भी चिंता नहीं थी। और पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों को का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते। तोतों को क्या खिलाते थे, वो रात में बादाम भिगोते और उनके ऊपर का छिलका उतार करके उनको खिलाते और उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। कैसे देखे थे वो तोते, वो बता रहे हैं कि हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। अपने घर का वो काम भी कराते थे। परंतु हमारे ऊपर यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, मतलब जो प्रीतम चंद जो थे वो जो मार मार के हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, मतलब इतना हमें मारते थे, वे अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते। तो इंसानों पर तो इतना अत्याचार, लेकिन अपने तोतों से वो इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती पूरी आँखों से भय न लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थीं, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। तब हमारी समझ में सब बातें नहीं आती थीं। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उम्र में बहुत ही छोटे थे। क्योंकि 4th क्लास के बच्चे को कितनी ज़्यादा अकल होती है। तो ये थी हमारी कहानी सपनों के से दिन। क्योंकि जो बचपन के दिन होते हैं ना, वो बिल्कुल सपने की तरह ही होते हैं और उनकी अच्छी बुरी यादें हमारे जहन में ज़िंदगी भर रहती हैं। तो ऐसी यादें तो बहुत ज़्यादा रहती हैं, जो कुछ अच्छे अध्यापकों की भी होती हैं और कुछ ऐसे अध्यापकों की भी होती हैं जो मार मार के उनका क्या बनाते रहते हैं, लेकिन वो मारते तो उनकी भलाई के लिए हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चे क्योंकि बच्चे ही हैं, तो उनके जितना उनका स्तर है, अभी वो बहुत ही छोटे हैं, तो उनके बाल मन पर उन सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को मार के नहीं बल्कि समझा के समझाना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। ये थी हमारी कहानी सपनों के से दिन। तो ये दिन जो थे लेखक के लिए किसकी तरह थे, से एक सपने की तरह थे। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।